स्मॉलर जो भी एटम्स हैं या स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस को मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट बना रखी है जिसको क्या बोला जाता है, AMU बोला जाता है। बेसिकली किलोग्राम से भी लिख सकते थे, लेकिन किलोग्राम जो है वो इस स्मॉल पार्टिकल्स के लिए काफी बड़ी यूनिट है, तो हमने एक छोटी यूनिट बना रखी है AMU। अब बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि पहले इस यूनिट को डिसाइड किया गया था हाइड्रोजन के बेस पर। पहले ये माना जाता था कि हाइड्रोजन का जितना भी मास है उसको आज से हम क्या बोलेंगे, उसको 1 यूनिट बोलेंगे या 1 AMU बोलेंगे। लेकिन बाद में ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई, क्योंकि ज्यादातर जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो कौन से कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ज्यादातर जो भी सब्सटेंसेस मिलेंगे वो कार्बन बेस्ड होंगे, तो इसीलिए बाद में जो डेफिनेशन सेट की गई वो किसके बेस पे सेट की गई है, वो कार्बन के बेस पे सेट की गई है। कौन सा कार्बन, C12 के बेसिस पे। कार्बन 12 का जितना भी मास होगा उसका क्या करना है, 1/12 करना है, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए बस। और ये जो मास आएगा इसी मास को क्या बोला जाएगा, इसी मास को 1 AMU बोला जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये कितना होता है इसको हम लिख लेंगे अभी। इसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोटॉन्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में। फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा जहां से हमारा पहला टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वहां से चैप्टर स्टार्ट है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग जानते हैं, AMU, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कीजिए आप। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अभी रफ में लिख लो जिसके पास कॉपी नहीं है, फेयर है तो फेयर में लिख लो। लास्ट PDF एटम की थी, एटम के बाद लिखना है। एटम कर लिया क्या पूरा, रफ कॉपी। हाँ जी लिखिए, एटॉमिक मास यूनिट, चैप्टर का नाम ये रहा, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। द एटॉमिक, हेडिंग लिखनी है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके बाद में लिखिए द एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई मासेस, द एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई मासेस are measured, the atomic and nuclei masses are measured in atomic mass unit, are measured in atomic mass unit और यूनिट, यूनिफाइड यूनिट लिख सकते हो। पहले इसको AMU बोलते थे, लेकिन अभी क्या बोलते हैं, अभी इसको यूनिफाइड यूनिट बोलते हैं। और इसका जो सिंबल है हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, बार बार AMU नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसको स्मॉल u से डिनोट करेंगे। यूनिफाइड यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड यूनिट, ब्रैकेट में इसका सिंबल लिख लीजिए स्मॉल u, फुल स्टॉप। इसके बाद में लिखिए अब 1 AMU की डेफिनेशन है। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए 1 AMU is defined as 1 AMU is defined as 1/12 of the is defined as 1/12 of the 1/12 of the mass of the C12 atom, mass of the carbon 12 atom, 1/12 of the C12 atom, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1 unit is equal to mass of C12 divide by 12। अब इसका मास लिखो 1.992647, 1.992647
2647 into 10 to the power minus 27 divide by 12. 27 नहीं आएगा इसमें, 26 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 AMU बोला जाएगा 1.660539 into 10 to the power minus 27 kilogram. This is called 1 unit mass. ये तो बताया हमने कि 1 यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर होता है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको किलोग्राम में मास मिलेगा, लेकिन जब हम लोग मास डिफेक्ट के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको उसको किलोग्राम से यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तरीका रहेगा उसको कन्वर्ट करने का। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास लिखिए 1.67262 1.67262 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। और अगर इसको यूनिट में लिखोगे तो 1.00727 यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67492 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। और इसको यूनिट में लिखेंगे तो 1.00866 यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। आइए नोट कर लीजिए, इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं 10। ये किलोग्राम में हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, और यूनिट में होगा 0.00055 यूनिट। ये मासेस है जो हमें यूज करने होंगे इस चैप्टर के अंदर, यूनिट्स के अंदर। हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं, लेकिन जब यूनिट में लिखेंगे तब इक्वल नहीं लेंगे। तब उन कैलकुलेशन के अंदर 1.00727 और 1.00866 ये रखा जाएगा। हाँ, ये याद करने हैं आप, यूनिट में याद रखने हैं। ये वाले किलोग्राम में तो आप ऐसा याद रखो 1.67 सेम है अप्रोक्सीमेटली किलोग्राम में। बोलो। हाँ सर, आज नेक्स्ट हेडिंग है आइसोटॉप्स। देखो, ये एटॉमिक मास यूनिट जब हमने स्पेक्ट्रोग्राफी से या स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं आप उसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब हमने एटम्स के मासेस को या पार्टिकल के मासेस को मेजर किया, तब हमें आइसोटॉप्स के बारे में पता लगा। क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग मेजर करते हैं तो उसका मास अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट के आसपास होता है, लेकिन अगर दूसरी हाइड्रोजन मिलती है तो उसका मास हमें 2 यूनिट के आसपास में मिलता है। तो नेचर में ये देखा गया कि हाइड्रोजन 2 तरह की है, एक 1 यूनिट मास की, एक 2 यूनिट मास की है। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने एटॉमिक मास यूनिट को बनाया, और उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स का या एटम्स का मास मेजर कर सकते हैं। तो वहां से हमें पता लगा कि आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से कार्बन के भी कुछ आइसोटॉप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। पहला आइसोटॉप है प्रोटियम, जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। दूसरा आइसोटॉप होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। और तीसरा आइसोटॉप होता है ट्राइटियम, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं।
और ये जो ट्राइटियम है ये आर्टिफिशियली मेड है। हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड का न्यूट्रॉन लेकर के आते हैं और उस न्यूट्रॉन को पहले स्लो करते हैं। यूरेनियम जब भी न्यूट्रॉन को इजेक्ट करेगा तो हाई स्पीड का न्यूट्रॉन होगा, तो पहले उस न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है रास्ते में ग्रेफाइट को लगा करके या वाटर को डाल करके। इसके बाद में वो जो स्लो न्यूट्रॉन है वो धीरे धीरे उस न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है और जो ड्यूटेरियम होता है उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हो जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस बनता है, ये जो न्यूक्लियस बनता है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये कुछ सेकंड के लिए स्टेबल रहता है, उसके बाद में फिर से वो न्यूट्रॉन अलग हो जाता है और दोबारा से क्या बन जाता है, दोबारा से ड्यूटेरियम ही बन जाता है। और जो न्यूट्रॉन बाहर आता है उसके साथ क्या होता है, वो न्यूट्रॉन भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। कुछ हजार सेकंड के बाद में वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। कुछ हजार सेकंड के 1000 सेकंड के बाद वो न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। फ्री स्टेट में क्या मिल सकते हैं, प्रोटॉन्स मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। जैसे आप कोई मेटल की प्लेट यहाँ रखोगे, आप उसको गर्म कर दो, गर्म करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बाहर आएंगे। हाई टेम्परेचर पे लेकर के जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और प्रोटॉन तो कर ही सकते हैं, प्रोटॉन तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते ही है। जैसे कि हम लोग H+ आयन की बात करते हैं, तो H+ आयन क्या होता है, अकेला प्रोटॉन ही तो होता है, सिंगल प्रोटॉन ही तो होता है, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, वो टूट जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ओके, अब आइसोटॉप्स के बारे में लिखिए आप, फिर हम लोग इनके बारे में, फिर हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेम्स चैडविक ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे ये पता लगा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है जिसको न्यूट्रॉन बोला जाएगा। लिखिए आइसोटॉप्स, इसको शॉर्ट में लिखवा दूंगा या पूरी ऐसे डेफिनेशन लिखाऊं, आप शॉर्ट में लिख लो, लिखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स में लिखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, atoms of same element having different mass number। मास नंबर क्या होता है, एक तो मास होता है और एक मास नंबर होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेपर में ये ध्यान से देख लेना कि एटॉमिक मास लिखा हुआ है या एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ है। अगर वो नंबर की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, मास नंबर। अब जैसे हम लोग क्लोरीन के लिए लिखें, तो क्लोरीन के लिए हम लोग इसको इस तरह से सिंबलाइज करते हैं 17Cl और यहाँ पर 35 लिख देते हैं। कई बुक्स के अंदर आपको यहाँ मिलेगा 35 लिखा हो, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो सिंबल है ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। इसमें 17 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालोगे, मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे। देखो एक्चुअल में ये जो है 17, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते आ रहे हैं, जेड से लिख रहे हैं, एटॉम चैप्टर में लिखा हमने इसको। और मास नंबर को किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। तो आप ए माइनस जेड करोगे तो इससे क्या पता लग जाएगा आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाएंगे। तो इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होगा, आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, एलिमेंट। ओके, अब आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स लिखिए आप। अच्छा, आइसोटॉप की एक स्पेशलिटी और है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। आप हाइड्रोजन ये वाला लिखो 1H1 या 1H2, ये दोनों ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। बस डिफरेंस किसका आएगा, मास का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ये वाला जुड़ा हुआ है तो कितने मास का होता है, 18 यूनिट। दो हाइड्रोजन 2 यूनिट के, एक ऑक्सीजन 16 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 18 यूनिट। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन होगा तो 4 यूनिट हाइड्रोजन का और 16 यूनिट ऑक्सीजन का, तो 20 यूनिट का होगा। बस मास में डिफरेंस आएगा, केमिकल रिएक्शन सेम रहेंगी। कार्बन चाहे 12 वाला हो चाहे 14 वाला हो, केमिकल रिएक्शन सबकी सेम है। 10 स्टूडेंट्स इसके बारे में लिखिए, डिफरेंट मास नंबर आगे लिखो। नेक्स्ट लाइन, हाँ कंटिन्यू लिख लो। आइसोटॉप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज,
isotopes have identical chemical properties because because of same electronic configuration. देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का तो एक्सचेंज होता है, उसी के कारण तो एटम जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं या टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा तब तक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। इसका कारण लिख लिएगा आपने, बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल स्टॉप। अब लिखिए एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आइए, सबसे पहले लिखिए आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में फर्स्ट हेडिंग है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। लिखिए प्रोटियम, PROTIUM। इसका सिंबल क्या है? 1H1। और इसका मास मैं आपको बता देता हूं। प्रोटियम का मास लिखिए 1.0078 यूनिट, 1.0078 यूनिट। इसका सेकंड आइसोटॉप लिखिए ड्यूटेरियम, इसका सिंबल क्या है? ये लिखा हुआ 1H2। इसको 1H2 से लिखिए। इसका मास लिखिए 2.0141। ड्यूटेरियम का मास है 2.0141। लास्ट लिखिए, इसका थर्ड आइसोटॉप है ट्राइटियम। थर्ड आइसोटॉप है ट्राइटियम, सिंबल लिखेंगे 1H3। मास लिखेंगे सिंबल 1H3। 1H3 कैसे लिखा है देखो बोर्ड पे, वैसे लिखना है आपको। जैसे 1H1 लिखा है, जैसे 1H2 लिखा है, वैसे ही 1H3 लिखना है। मास लिखिए 3.0160 यूनिट, 3.0160 यूनिट। अब इसमें ये इंफॉर्मेशन याद रख लेना कि ट्राइटियम आर्टिफिशियली मेड है बस। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, लिख दो, 2-3 आइसोटॉप्स लिख दो उसके। क्या लिखोगे? 6C12, ये फर्स्ट आइसोटॉप है। सेकंड आइसोटॉप होगा इसका 6C14, 13 भी लिख सकते हैं। नहीं, इनके मासेस नहीं लिखना। इनके मासेस हम कैलकुलेट करेंगे, आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करने इनके मासेस। इसके बाद में लिखिए आइसोटॉप्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स हैं। अभी आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 32 लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी 44 तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। गोल्ड के जो आइसोटॉप्स हैं वो काफी ज्यादा है। आइसोटॉप्स ऑफ गोल्ड इसमें लिखिए 32 आइसोटॉप्स, 32 आइसोटॉप्स ranging from 32 isotopes, comma ranging ranging from 173 to 204, 173 to 204। गोल्ड का सिंबल आपको पता है AU होता है। एटॉमिक नंबर फिक्स रहेगा, मास नंबर चेंज होंगे। ये कहां से स्टार्ट होगा? 173, माइनस करेंगे न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा
ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड 175 वाला हो, ऐसा भी हो सकता है कि 182 वाला हो। तो ऐसा करते करते कितने आइसोटॉप्स हैं? 32 आइसोटॉप्स हैं। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सबकी केमिकल रिएक्शन सेम है। 173 to 204, 173 to 204, फुल स्टॉप। और क्लोरीन के आइसोटॉप आपको पता है, क्लोरीन के आइसोटॉप का एक कैलकुलेशन भी करेंगे हम। लिखिए, अब हेडिंग लगाओ आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। पहला आइसोटॉप लिखेंगे, क्लोरीन का फर्स्ट आइसोटॉप लिखेंगे, उसके आगे उसका मास लिखेंगे और उसका परसेंटेज भी लिखेंगे कि कितने परसेंट होता है सैंपल के अंदर। अब आप लिखिए 17Cl35, 17Cl35। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है ये। 17Cl35, इसका मास लिखिए, आगे डैश लगा के लिख लो। 35.98 यूनिट। परसेंटेज लिखो इसका ब्रैकेट में, 75.4%, 75.4%। सेकंड लिखिए 17Cl37, 17Cl37, इसका मास लिखिए 36.98, 17Cl37, इसका मास आएगा 36.98 और परसेंटेज होगी ये कितनी लिखी आपने? 24.6, 24.6%। देखिए बेसिकली अगर मैं 100 ग्राम क्लोरीन गैस लेता हूं ना, तो उसमें से 75 ग्राम क्लोरीन कौन से वाला होगा? 35 वाला, वो क्लोरीन होगा जिसमें 18 न्यूट्रॉन्स है। और 25%, 25% क्लोरीन कौन सा होगा? जिसका मास 37 है, जिसका मास 37 है और जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर 20 होगा। ओके, इसके बाद में लिखिए अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए वेटेड एवरेज मास। वेटेड, वेट की स्पेलिंग आते हैं WEIGHT, आगे ED लिख देना। वेटेड एवरेज मास, वेटेड एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। देखो अब क्लोरीन का एवरेज मास यूज करेंगे हम कैलकुलेशंस के अंदर, क्योंकि हमें ये पता है कि 75% कौन सी क्लोरीन है और 25% कौन सी है। तो वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं मास 35.98, मल्टीप्लाई में लिखते हैं इसका परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? 75.4। फिर लिखेंगे प्लस दूसरा जो आइसोटॉप है उसका मास है 36.98 इंटू 24.6 और डिवाइड बाय क्या करना है? इसको 100 कर देंगे बस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये बनेगा कि पहले आपको फर्स्ट आइसोटॉप का मास लिखना है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, फिर जब दूसरे आइसोटॉप का मास लिखोगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करोगे तो बीच में क्या लिखना है? प्लस। अब जैसे हाइड्रोजन का कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन का कैसे कैलकुलेट करोगे? कितने आइसोटॉप है? 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 में से हम 2 ही कंसीडर करेंगे। अगर आप तीनों कंसीडर करते हैं तो पहले मास लिखेंगे, परसेंटेज, फिर मास लिखेंगे, फिर परसेंटेज, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लास्ट में मास इंटू परसेंटेज और डिवाइड बाय क्या करना है? 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके आंसर आएगा
35.47 यूनिट। तो जब भी कैलकुलेशन में क्लोरीन का मास यूज किया जाएगा, कितना यूज करना है? 35.47। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी, उसमें भी आप देखोगे तो यही मास आपको मिलेगा 35.47। तो पीरियोडिक टेबल में जो मासेस लिखे हुए हैं ना, गोल्ड का जो मास लिखा होगा वो भी कैसा लिखा होगा? वो भी वेटेड एवरेज ही लिखा होगा। हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्वेश्चन लिख लो हाइड्रोजन का, मैं आपको बता देता हूँ, करके बताना कैलकुलेट। किसका? हाइड्रोजन के परसेंटेज बता देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो लिखो। आपने जहां पे लिखा था ना प्रोटियम, और उसका मास लिखा हुआ है, उसके आगे उसका परसेंटेज लिखो 99.985%। प्रोटियम के आगे 99.985%। अब ड्यूटेरियम का देख लो कितना होगा, 100 में से माइनस कर लो, 0.015 लिखो। ड्यूटेरियम का लिखो 0.015 परसेंटेज, 0.015%। ट्राइटियम का नहीं आएगा, अनस्टेबल है वो, दोबारा ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इनकी अबंडेंस आपको पता लग चुकी है। अब इसके बेसिस पर आप किसका एवरेज एटॉमिक मास बता सकते हैं? हाइड्रोजन का भी बता सकते हैं। ओके, ये हुई कहानी खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। हाँ जी, लिखिए आइसोबार्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं। आइसोबार्स, इसमें देखिए, देखो ये जो एटम्स होंगे ये सेम एलिमेंट के नहीं होंगे। आइसोबार में क्या सेम होगा? तो आंसर है मास सेम होगा। मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होगा। अब इसमें आप ऐसा छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements having same mass number, atoms of different elements having same mass number। इसको आप और शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, जो Z होगा एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, और जो मास नंबर होगा वो कैसा होगा? वो सेम होगा। ऐसा याद रखोगे आप। अब इसमें लिखिए, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट लिख लो फिर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा लिखो ना, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, इसके पेयर्स आएंगे। कैसा? जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइटियम लिखा, ट्राइटियम का मास नंबर क्या है? 3। एक हम लोग यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं, लाइट हीलियम। नॉर्मल हीलियम क्या होती है? 2He4 लिखते हैं। हम लोग लाइट हीलियम के बारे में बात करेंगे। लाइट हीलियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है, और सॉरी, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 1 न्यूट्रॉन होता है। इसके न्यूक्लियस में क्या है? इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। और हीलियम के, लाइट हीलियम के, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन होगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है? मास नंबर क्या है? मास नंबर सेम है। ये एग्जांपल लिख लो, 1s3, 2He3। मास नंबर सेम लिखना है बस आपको। सेकंड एग्जांपल क्या लिखोगे? नियोन का लिख लो, 10Ne20 नहीं, सेकंड एग्जांपल ये लिख लो, नियोन और सोडियम का। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 11 न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन मास नंबर दोनों का 22 है।
एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। इसके बाद में लिखिए आप नेक्स्ट हेडिंग आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स, इसमें लिखिए एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements having different mass number, atoms of different elements having different mass number but same number of neutrons, but same number of neutrons, neutrons सेम लिखना है, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल लिखो इसके 80 Hg 190 198 और एक इसमें हम लोग लिख देते हैं गोल्ड का 79 AU 197। न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर दोनों में सेम है। 198 माइनस 80 करोगे तो 118 आएगा, उसमें भी 118 है, उसमें भी 118 है। एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। इनको आइसोटॉन्स बोलते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे एक मिरर न्यूक्लियाई होता है, मिरर न्यूक्लियाई मतलब ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनकी दोनों की स्टेट सेम होती है। न्यूक्लियस दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग एटम के हैं, लेकिन दोनों की क्या होगी, जैसे एटम की एनर्जी स्टेट्स होती हैं, आपने ये पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, या हायर से लोअर में जंप करता है। इसी तरह से न्यूक्लियस की भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं। न्यूक्लियस जब टूटेगा या उसके अंदर से हीलियम न्यूक्लियस निकलता है या अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उस समय पर न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो जाता है। उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सब वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, उनके वाइब्रेशन का मतलब ये है कि वो जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में, धीरे धीरे वो गामा रेज को रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, लास्ट में जाकर के वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो सिर्फ एटम की ही एनर्जी स्टेट्स नहीं होती हैं, न्यूक्लियस की भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं।